discuss about okay. See, HRM में तुम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? There are total 5 modules in human resource management subject. So the first module will be framework of human resource management, HR planning and recruitment, training and now ये कि मैम ये HRM subject तो management based है, तो ये हम लोगों को क्या जरूरत है? बैंक के स्टूडेंट को लिए क्यों आया? See, suppose if you are clearing the IBPS exam, okay, so like आफ्टर क्लियरिंग द IBPS एग्जाम जरूरी नहीं रहता है कि आपको HR डिपार्टमेंट में भी काम मिलता है. When you are handling, when you are officer, so that time also you are basically the manager of that particular bank. Okay, so जब आप वो बैंक के मैनेजर रहते हैं, so you should able to have this kind of a skill of managing the your section, your department. Okay, so therefore this management is subject is also there in your third year semester 6. तो उसको नेगेटिवली नहीं लेना है कि ये तो हमारा सब्जेक्ट नहीं है बैंकिंग रिलेटेड, तो ये हमें नहीं, बहुत जरूरी वाला सब्जेक्ट है और ये तुम लोगों को सीखना ही चाहिए. तुम लोगों के जो कॉन्सेप्ट, नॉट लाइक इट इज नॉट सो मैंडेटरी दैट यू शुड वर्क एज ए HR ओनली, कोई जरूरी नहीं रहता है, लेकिन wherever you are working, तो वो आप जहाँ पे भी काम करते हो तो वहाँ पे what are all basically the HR will be there in each and every company, in each and every bank. Okay, so what are their basic role and how they are helpful to you, what kind of information you can get through the HR. Also, studying is very important. The framework में तुम लोग क्या पढ़ने वाले हो? The framework you will study about what is the introduction to HRM. इसका and HR strategy, ये तुम लोग फर्स्ट मॉड्यूल में पढ़ने वाले. नेक्स्ट है नेक्स्ट ईयर HR प्रोक्योरमेंट. तुम लोग को मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? मोबाइल स्क्रीन नहीं दिख रहा है? No, ma'am, screen Yes, दिख what you रहा can है. see on the screen. विजिबल है मैम. Screen पे. HR Yes, Because I प्लानिंग am also joining, रिक्वायरमेंट, but HR मुझे मेरा प्रोसीजर. स्क्रीन मतलब वहाँ पे आगे दिख रहा है पे, मैं मतलब मेरी प्रोसेस अभी आया ना, अभी चेंज हुआ ना. 34 है मैम फाइल नंबर. No, ma'am, starting से show हाँ, कर रहा है 34 आपका screen. बराबर है ना. हाँ, ठीक है ठीक है. चलो, now the next one here, HR procurement. So in the HR procurement, there are like job analysis design. तो job analysis and design में job analysis क्या रहता है? मतलब कोई job analysis मतलब basically कि जब कोई भी प्रोफाइल निकलता है कि कंपनी में जब कोई रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है, तो वो रिक्वायरमेंट कैसे आया, क्या क्या चाहिए वहाँ पे, क्या नीड्स है करके. अगर किसी को रिक्रूट करना है तो वो रिक्रूटमेंट के लिए वो पर्टिकुलर प्रोफाइल में क्या क्या वो बंदे वो पर्टिकुलर वो पर्सन के अंदर वो स्किल्स होना चाहिए. सो दैट इज कॉल्ड एज अ जॉब एनालिसिस. तो जॉब को एनालाइज करना है. देन अगेन वी नीड टू एबल टू लाइक एज ए HR वी शुड एबल टू इवैल्यूएट अ जॉब. ये जॉब कितना रिस्की है, कितना डिफिकल्ट टास्क वाला है, उसके अकॉर्डिंग फिर जितना वो डिफिकल्ट टास्क वाला रहेगा, जितना रिस्की रहेगा, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग सैलरीज भी डिसाइड होता है. ओके, देन द जॉब डिजाइन. तो जॉब डिजाइन ये पर्टिकुलर जॉब अवेलेबल है, तो मुझे ये प्रोफाइल वाला पर्सन वहाँ पे चाहिए. सो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कौन से फैक्टर्स है जो कर सकते हैं. सी जनरली क्या होता है कि जस्ट द पीपल आर राइटिंग वी नीड अ मैनेजर, बट मैनेजर आपको चाहिए, लेकिन मैनेजर में आपको कौन से स्किल चाहिए. एक मैनेजर को आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पर्टिकुलर कंपनी में अगर है, मैनेजर का पोजीशन है, तो एज अ मैनेजर व्हाट आर ऑल थिंग्स यू आर एक्सपेक्टिंग. ओके, तो उसका पूरा डिटेलिंग हम लोग को जॉब डिजाइन में देना चाहिए रहता है. लाइक व्हेनेवर वी आर डूइंग एडवर्टाइजमेंट फॉर पर्टिकुलर जॉब, तो वहाँ पे वैसे देना आना चाहिए. नेक्स्ट है HR प्लानिंग एंड द रिक्रूटमेंट. सी, HR प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ HR, देन प्रिपेयरिंग मैन पावर, इन्वेंटरी, प्रमोशन एंड द ट्रांसफर. रिक्रूटमेंट में देखना है कि स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू रिक्रूटमेंट क्या होंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहेगा. तो यहाँ पे HR प्लानिंग या रिक्रूटमेंट मतलब क्या रहता है कि एक पर्टिकुलर कंपनी में इफ यू आर एक्टिंग एज अ HR, तो वहाँ पे कितना लोगों का रिक्वायरमेंट है. दैट इज कॉल्ड एज योर मैन पावर प्लानिंग. ओके, तो कितने लोगों की जरूरत है और मतलब कितने लोगों के
उसके अकॉर्डिंग मतलब ये जॉब कितने लोगों को अपॉइंट करने के बाद सक्सेसफुली कंप्लीट हो सकता है, सो दैट काइंड ऑफ प्लानिंग दे शुड डू। अगर हमारी कंपनी में कोई एक ऐसा पर्सन रहेगा कि जिसके पास एक पर्टिकुलर स्किल, लेकिन उसके प्रोफाइल की वजह से उसको वो स्किल यूज करने नहीं आता है, तो हम लोग उसको और कौन सी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं, उसका कहाँ पे प्रमोशन कर सकते ऑन दैट बेसिस, so that all things will be coming into your HR planning. And when it is all about the recruitment, तो हमें internal sources and the external sources of recruitment मतलब क्या होता है कि कंपनी के अंदर से ही हम लोग जब किसी को प्रमोट करते हैं या किसी को किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल में ट्रांसफर करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज योर इंटरनल रिक्रूटमेंट। एंड द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट जैसे तुम लोग जाते हो लाइक बाहर से, मतलब यू आर गिविंग एन इंटरव्यू, यू आर सीइंग द एडवर्टाइजमेंट एंड थ्रू दैट यू आर गोइंग एंड गिविंग एन इंटरव्यू, so that will be called as your external sources. Okay, now the next one here, training and development. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अभी तो ये होता है कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि रिक्रूटमेंट तक, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या रहता है कि वंस यू आर कमिंग टू द जॉब, जैसे लाइक यू पीपल आर जस्ट कंप्लीटिंग योर टीवाई एंड इमीडिएटली अगर आपको बोला गया चलो यू गो एंड हैंडल द सेल्स, you go and handle the sale, so what is the procedure of handling the sale, कौन से टाइप के यहाँ पे डिफिकल्टीज आते हैं, उसको कैसे हैंडल किया जाता है, ये प्रोसीजर करते हुए किसके पास हम लोग को रिपोर्ट करना है, क्या करना है, किससे पूछना है, दैट ऑल थिंग यू शुड नो। तो वो सब पता होना चाहिए। मतलब क्या होता है कि बेसिकली दे आर प्रोवाइडिंग यू द ट्रेनिंग, आपको उसके बारे में ट्रेनिंग देके, तो भले ही यू कैन नॉट से like any of the company, they are not allowed to say that you are from the banking, so you should know how to deal with this kind of a problem, ऐसे नहीं रहे। ओके, भले ही तुम लोग बैंकिंग के स्टूडेंट हो या किसी और के हो, लेकिन हर जगह पे जाओगे तो वहाँ पे ट्रेनिंग मिलता ही है। इवन वी कैन से एमबीबीएस डॉक्टर्स, ओके, डॉक्टर्स भी रहेंगे तो उनको इमिडिएटली ये पेशेंट को हैंडल करो करके ऐसे नहीं बताया जाता है। पहले उनके साथ में कोई सीनियर डॉक्टर रहता है, तो सीनियर डॉक्टर उनको बताता है कि अगर ये पेशेंट आते हैं तो उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे उनको ट्रीट करना है, कैसे उससे बात करना है। सो इट मींस व्हाट यार, जो हम लोग बोलते हैं ना इंटर्नशिप व्हाट यू माइट हैव हर्ड, राइट, तो इंटर्नशिप में ही उनको सिखाया जाता है कि कैसे बेसिकली जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे हैंडल करना है। Have you ever heard about the internship for student? Yes, सुना है या नहीं सुना इंटर्नशिप? Yes. तो इंटर्नशिप होता है कि वहाँ पे तुम लोगों को एक प्रैक्टिस दी जाती है कि कैसे कैसे काम होते हैं और कैसे हैंडल करना रहता है। तो इसके लिए जब किसी कंपनी में आप जाते हो और वहाँ पे एक एचआर को अगर पता रहता है कि यू हैव ऑलरेडी डन विद द इंटर्नशिप हो चुका है, सो somewhat they are preferring you the first, they are giving you the first preference, because उनको पता है कि ट्रेनिंग के अंदर वो लोग ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। Okay, within that, like you will be able to capture each and everything very easily. Accordingly, you can do the job very smoothly also. So preference उनको पहले दिया जाता है। Then next one here, management and the performance appraisal. Yes, training and development में क्या रहता है कि जैसे यहाँ पे we are talking about the performance appraisal. Performance appraisal is what कि whatever way like how you are working and what is the output of your, how like as they have recruited you, so how much you are beneficial for that company, how much profit you are able to give to that company, so that all things will be considered. Okay, तो आपने कितना अपने ऊपर डेवलप दिया जाता है, whether you are able to achieve that target or not, जो प्रोफाइल के लिए आपको रखा गया था, तो उसमें कितना इम्प्रूवमेंट आप लेके आए हो, दैट एवरीथिंग विल बी कमिंग इनटू योर परफॉर्मेंस अप्रेजल, और उसके अकॉर्डिंग आपका सैलरी। एंड देन द कॉम्पेंसेशन में क्या पढ़ोगे आप लोग कि देखो मीनिंग एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉम्पेंसेशन। अभी करंटली क्या ट्रेंड है कॉम्पेंसेशन देने का? टीम बेस्ड इंसेंटिव रहता है, पेंशन स्कीम रहता है, देन फ्रिंज बेनिफिट रहता है, प्री रिक्वेस्ट रहता है, अलाउंसेस, अदर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। मतलब बहुत सारे कंपनी में देखिए अगर टारगेट एक टीम को दिया जाता है कि आपकी टीम में मिलकर ये सब करना चाहिए, अगर वो टीम ने वो टारगेट इफ दे आर एबल टू अचीव दोस टारगेट, तो जो भी प्रॉफिट रहेगा, जो भी इंसेंटिव्स रहेंगे वो पूरे टीम को दिए जाएंगे। सो इट विल ऑल डिपेंड अपॉन द टीम कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इट, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इन द सेंस कि मॉनेटरी वे में डिस्ट्रीब्यूट करोगे या फिर कहीं बाहर होटल में जाकर को यूटिलाइज करोगे, वो सब तुम्हारे ऊपर है। तो अभी ये नया ट्रेंड है विच इज बेसिकली टीम इंसेंटिव्स है, ये सब रहता है। देन नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, तुम लोग को पता रहेगा कि नॉन मॉनेटरी बेनिफिट मतलब क्या रहता है कि जैसे एक एप्रिसिएशन का लेटर दे दो वहाँ पे,
या फिर कोई गिफ्ट दे दो उनको अच्छा काम किया है करके, ट्रॉफीज दे दो उनको अच्छा काम किया है करके. So that way also it's a kind of a motivation when we are compensating for the what we can say, when we are compensating for the employee, then definitely they will going to get the motivation to do their work more effectively. And then the volunteer retirement scheme क्या रहता है, लोग बीच में ही रिटायरमेंट ले लेते हैं. कैसे करना है, कैसे हैंडल करना है, क्या क्या उनका रिक्वायरमेंट रहता है, कैसे उनको बेनिफिट दिया जाएगा. पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट यहाँ पे रहेगा कि लाइक लेवल मीनिंग लेवल टाइप्स, एंड देन अगेन एम्प्लॉय वेलफेयर क्या क्या रहेगा, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वर्किंग कंडीशन इन बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड द इंश्योरेंस कंपनी. सो दिस वे इन डिटेल स्टडी अबाउट द एचआरएम. एचआरएम में बेसिकली क्या क्या रहेगा. तो जैसे कि एचआरएम में स्टार्टिंग में तुम लोग ये पढ़ोगे कि एचआरएम क्या होता है. उसके बाद में आप लोग ये पढ़ेंगे कि एचआर में जब भी कोई जॉब निकलता है तो वो जॉब ये पोजीशन कैसे निकलता है, उन लोगों को कैसे पता होता है कि यहाँ पे हम लोग इतने इतने लोगों की जरूरत है करके. तो जो भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उनको उसमें लोग चाहिए, कैसे टाइप के लोग चाहिए, क्या बैकग्राउंड के लोग चाहिए, वेदर दे रिक्वायर द कॉमर्स स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट और द आर्ट स्टूडेंट. अगर साइंस में रहेगा तो क्या स्पेशलाइजेशन चाहिए करके. सो दैट काइंड ऑफ स्पेशलिटी दे विल कम टू नो थ्रू दिस काइंड ऑफ जॉब डिजाइन. उसके बाद में रिक्रूटमेंट करने का क्या स्ट्रेटेजी रहता है. रिक्रूटमेंट के बाद में व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज बीइंग गिवन टू द एम्प्लॉय. देन कैसे कंपेंसेशन दिया जाता है. जैसे एवरीथिंग यू विल गोइंग टू स्टडी इनटू द एचआरएम. यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग वन. यस स्टूडेंट, लग रहा है आप लोगों को कर पाओगे करके. यस और Yes, नो. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत इजी, बहुत सिंपल सब्जेक्ट है. इतना मतलब इट्स टोटली जनरल वन. सो जनरल वन है करके एक बार आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, सो बाय योर ओन वर्ड्स आल्सो यू कैन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट. ओके. अभी तुम लोगों को ये प्रोजेक्ट्स के बारे में जाना था तो वो मैं बताती हूँ. देखो प्रोजेक्ट्स का पूरा गाइडलाइन है ना, आप लोगों ने देखा रहेगा कि मैंने अपना जो वेबसाइट है नारायण गुरु के वेबसाइट में जो सिलेबस का एकेडमिक में जाके मैंने बीबीआई को ओपन किया. बीबीआई की इसमें थर्ड ईयर में गई तो मुझे ये सिलेबस मिला. तो वो सिलेबस के अंदर ही आपको ये सब मिलेगा. व्हाट इज दैट? गाइडलाइंस फॉर प्रोजेक्ट वर्क एट थर्ड ईयर सेमेस्टर 6. यहाँ पे पूरा गाइडलाइंस दिया हुआ है. और ये अभी आप बोलेंगे मैम ये तो एकेडमिक के 2018-19 के लिए, बट अभी भी हम लोग यही फॉलो कर रहे हैं, कुछ चेंज नहीं हुआ है. ओके. सो यू शुड गो विद दिस काइंड ऑफ अ गाइडलाइंस और ऐसे ही होना चाहिए प्रोजेक्ट. देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क क्यों दिया है, ये उन्होंने उनसे बना था कि व्हाई वी नीड टू हैव द प्रोजेक्ट वर्क इन द बीबीआई. अभी गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, ये देखो यहाँ पे आपको लगेगा कि फॉन्ट टाइप कितना होना चाहिए. वो उन्होंने बताया कि फॉन्ट टाइप शुड बी टाइम्स न्यू रोमन, फॉन्ट साइज शुड बी 12 टाइम्स न्यू रोमन में 12 फॉन्ट साइज होना चाहिए. और जहाँ पे टाइटल आता है, हेडिंग आता है, तो उसको 14th होना चाहिए. लाइन स्पेसिंग आप लोगों को रखना है 1.5 फॉर कंटेंट एंड 1 फॉर अ टेबल वर्क. पेपर साइज शुड बी A4. Margin in left 1.5, up down right 1. The project report should be bounded. Bounded मतलब आपको ये पूरा ब्लैक बुक में करना पड़ेगा. And project report जो रहेगा it should be of 80 to 100 pages. You cannot have less than this pages. Okay student? समझे आपको कितने पेजेस का होना चाहिए करके. Yes, ma'am. Hmm. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ देखो, जो अपना फर्स्ट पेज रहेगा, जो तुम्हारा मेन पेज रहेगा ना, उसका उन्होंने फॉर्मेट दिया है. तो पहले तुम्हें टाइटल ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द प्रोजेक्ट लिखना है. मतलब टाइटल ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द प्रोजेक्ट जो तुम्हारा टॉपिक है वो यहाँ पे आएगा. फिर नीचे तुम्हें यही लिखना है, अ प्रोजेक्ट सबमिटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई फॉर पार्शियल कंप्लीशन ऑफ द डिग्री ऑफ बैचलर इन कॉमर्स बैंकिंग एंड इंश्योरेंस अंडर द फैकल्टी ऑफ कॉमर्स बाय नेम ऑफ द लर्नर. मतलब यहाँ पे तुम्हारा नाम आएगा अंडर द गाइडेंस ऑफ. तो यहाँ पे जो तुम्हारी गाइडेंस टीचर है उनका नाम आएगा और यहाँ पे कॉलेज का नेम एंड एड्रेस आएगा. मंथ एंड ईयर यू शुड राइट देयर. आई थिंक अप्रैल लिखो आप लोग. अप्रैल 2022 आपका यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है. सो ये इन्होंने क्या लिखा है कि दिस विल बी द सेकंड पेज. So this page to be repeated on the second page inside after the main page also. मतलब देखो ये वाला जो रहेगा ना, जी फर्स्ट मेन पेज रहेगा, ये मेन पेज रहेगा. देन एक मिनट, इन्होंने ये क्या किया मंथन में. हाँ इवन ये सेकंड पेज पे, मतलब जो तुम्हारा प्रोजेक्ट रहेगा ना, प्रोजेक्ट के ऊपर
जो ऊपर का रहेगा ना, जो ब्लैक बुक रहेगा, जो तुम लोग गोल्डन में लिखने वाले हो ना, गोल्डन इसमें गोल्डन एम्बॉयसेस आप लोग करने वाले हो, तो वो गोल्डन में आपको ये सब लिखना है। और सिर्फ यही, मतलब गोल्डन में नहीं लेकिन ब्लैक, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट में आपको यही फिर से नेक्स्ट पेज में, मतलब अंदर अपने प्रोजेक्ट के अंदर रखना है। ये आपका सेकेंड पेज भी हो जाएगा। एंड देन आफ्टर दिस पेज अगेन यू विल बी शोइंग अस इंडेक्स। तो इंडेक्स देखो कैसे रहेगा, चैप्टर नंबर 1, जो भी आपका चैप्टर रहेगा वो आप लोग ट्राई करना कि 4 to 5 चैप्टर्स आपके हो ही जाएंगे, जितना मुझे लग रहा है। तो चैप्टर नंबर 1 रहेगा, टाइटल ऑफ द चैप्टर रहेगा, पेज नंबर रहेगा। अभी चैप्टर नंबर 1 जो रहेगा ना, उसके अंदर भी सब पॉइंट रहते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन 1.1, इंट्रोडक्शन के बाद में ऑब्जेक्टिव 1.2, 1.3, जो भी रहेगा आपको सब पॉइंट भी लिखने हैं। और एंड देयर पेज नंबर, ओके। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 है ना, तो चैप्टर नंबर 1 के लिए पेज नंबर आपको लगा सपोज 1 to 30, 1 to 30 आपको चैप्टर नंबर 1 के लिए गया। लेकिन उसके सब पॉइंट जो रहेंगे वो किसी एक पेज पे रहेगा। 1 to 30 में सपोज चैप्टर जो पहला इंट्रोडक्शन पॉइंट रहेगा वो 1 पे आया, देन ऑब्जेक्टिव जो रहेगा वो सेकंड पेज पे आया। तो वैसे अब ये बोलोगे मैम लेकिन ये तो ऑब्जेक्टिव बहुत छोटे छोटे रहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव के साथ में और एक सब पॉइंट आ सकता है। ओके, तो फिर से एक बार सब और एक सब पॉइंट आएगा तो वहां पे लिखो 2, फिर से 2 लिख सकते हो आप लोग। ओके, so this way you have to give it everything in a detail, chapter number 1 2 3 4 5, ऐसे आप लोगों को करना है। उसके बाद में ये तो मैंने चैप्टर्स का हेडिंग बता दिया। जो टेबल्स आप लोग बनाने वाले हो, सो टेबल्स को भी आप लोग हेडिंग दोगे, टेबल्स को भी नंबर दोगे, तो वो टेबल्स का भी आपको पूरा ऐसे इंडेक्स बनाना पड़ेगा। ग्राफ्स का भी इंडेक्स बनाना पड़ेगा, अपेंडिक्स का भी इंडेक्स बनाना पड़ेगा। और जो तुम लोगों ने एब्रीविएशन यूज किए हैं, एब्रीविएशन यूज करना मतलब जैसे कि HRM, सो ये एब्रीविएशन हुआ, तो HRM का फुल फॉर्म ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आप लोगों ने जो जो एब्रीविएशन यूज किया है, शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, उसका फुल फॉर्म आपको इधर लिखना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस स्टूडेंट? तो इसके अंदर ही आपको मैं बोलूँ, ये पेज के अंदर ही आपके ऑलमोस्ट 3 पेजेस से चले जाएंगे इंडेक्स के अंदर ही, या 3 पेजेस पकड़ के चलो। एबल टू अंडरस्टैंड यस स्टूडेंट? Yes, यस और ma'am. नो? Yes, ma'am. हाँ, थोड़ा मतलब देखो एकदम डिटेल में जाना पड़ता है, 3 या 4 पेजेस उसके अंदर हो जाएगी। उसके बाद में है कि स्ट्रक्चर टू बी फॉलोड टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी इन द फॉर्मुलेशन एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। तो अभी ये तुम लोगों को लिखना नहीं, ये जैसे उन्होंने तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया है, वहां पे हेडिंग दिया है। उन्होंने कहा है कि जैसे इंडेक्स हो जाएगा, एब्रीविएशन हो जाएंगे, तो उसके बाद में आप लोगों को चैप्टर 1 लिखना स्टार्ट करना है। तो वहां पे हेडिंग आएगा चैप्टर 1 एंड इट विल बी द इंट्रोडक्शन। तो अभी चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन में क्या क्या आता है? इन दिस चैप्टर सिलेक्शन एंड द रिलेवेंस ऑफ द प्रॉब्लम, historical background of the problem, brief profile of the study area, definition of related aspect, characteristic, different concept pertaining to the problem, etc. can be incorporated by the learner। मतलब फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या आएगा, जो भी वो टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन है आपके पास, कि जैसे अगर तुम लोगों ने म्यूचुअल फंड के बारे में अगर टॉपिक लिया हुआ है कि मैं ये पर्टिकुलर बैंक का म्यूचुअल फंड स्टडी करने वाला हूँ, तो ये प्रॉब्लम, ये यही बैंक का आपने म्यूचुअल फंड का स्टडी क्यों लिया, तो वो आता है आपका रिलेवेंस ऑफ द प्रॉब्लम, कैसा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आप लोगों ने टॉपिक लेना चाहिए था। तो उसके बारे में, वो प्रॉब्लम के बारे में आप बताओगे। और जो एरिया आप लोग स्टडी करने वाले हो, ठीक है, जो एरिया इन द सेंस, मतलब if it is about the mutual fund, so everything related to mutual fund, whether it is characteristic, limitation, whatever things will be there, that all will be coming into the chapter number 1। तो चैप्टर नंबर 1 जो रहेगा ना स्टूडेंट, इट विल बी टोटली बेस्ड ऑन योर सेकेंडरी डेटा, मतलब जो आपको आराम से गूगल पे वगैरह मिल जाएगा चैप्टर 1 से रिलेटेड, ठीक है, बुक्स में से ढूंढ के। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 2, सो दिस इज द रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक व्हेनेवर एनी एक्सटर्नल पर्सन विल बी कमिंग, तो एक्सटर्नल पर्सन जो रहेगा ना, जो वो यही आपका देखेगा, चैप्टर नंबर 2 को वो देखेगा रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या क्या लिखा है करके। तो आपको क्या लिखना है कि आपका जो टॉपिक है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, स्कोप ऑफ द स्टडी क्या है, लिमिटेशन क्या है, ये पूरा आना चाहिए, सारे पॉइंट आने चाहिए। देन ओनली मुझे है ना, तुम लोग पहले ये वाला पॉइंट बना के दिखाओगे, मुझे रिसर्च मेथोडोलॉजी है ना, तुम लोग बताओगे कैसे क्या क्या लेने वाले हो, तभी मैं वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट पास करूंगी, वो टॉपिक को पास करूंगी, अदरवाइज नहीं।
This is very important topic and I want that all of you should be written it in a very nice manner और एकदम perfectly लिखना चाहिए, कुछ भी गड़बड़ नहीं चाहिए इसके अंदर. नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3 इज द लिटरेचर रिव्यू. लिटरेचर रिव्यू में क्या रहता है स्टूडेंट, देखो मैं आपको एक बार पढ़ के दिखाती हूँ. This chapter will provide information about the studies done on the respective issue. This would specify how the study undertaken is relevant and contribute for value addition in information, knowledge, application of study area, which ultimately helps the learner to undertake further study on the same issue. So literature review मतलब क्या रहता है कि जो तुम्हारा टॉपिक है, जैसे तुम लोगों ने म्यूचुअल फंड लिया हुआ, ठीक है, तो म्यूचुअल फंड के टॉपिक में कितने कितने रिसर्च थे, तो जो तुम लोगों ने कोई बुक पढ़ा है किसी ऑथर ने, उसके बारे में क्या लिखा है, तो वो आपको कम से कम यहाँ पे 20 ऑथर को कंप्लीट करना है. एटलीस्ट मुझे 20 लोगों का वहाँ पे रिव्यू चाहिए. ठीक है, 20 लोगों का रिव्यू मतलब जैसे कि मैंने एक बुक लिखा है उसके ऊपर, तो मैंने वो बुक में क्या लिखा हुआ है म्यूचुअल फंड के बारे में, वो आएगा उसके अंदर. सपोज मनोज ने कुछ बुक लिखा हुआ है, तो मनोज का क्या व्यू था वो म्यूचुअल फंड के बारे में, वो वहां पे आएगा. सो दिस वे इन शॉर्ट, एकदम ज्यादा नहीं, मतलब एक ऑथर का प्लान करो कि कम से कम 5 से 6 लाइन आप लोग लिखोगे कि ये बुक में ये ऑथर ने ऐसा ऐसा बताया करके. समझ में आ रहा है रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या रहेगा करके? यस और नो? यस और नो? हाँ, अभी हाँ, ये वाला जो अभी ये देखो, ये जो डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन है ना, ये जो चैप्टर है ना स्टूडेंट, ये बहुत ज्यादा पेजेस आपको कवर करता है. आप लोग ऐसा टेंशन मत लो कि मैम 80 पेजेस तो कैसे बनेंगे. ये वाले चैप्टर ही आपका ऑलमोस्ट 40 पेजेस कवर कर सकता है. तो 40 पेजेस कैसे कवर करेगा? जो आप क्वेश्चनर बनाने वाले हो, जो आप क्वेश्चन पूछोगे ना लोगों को, वो क्वेश्चन है ना आप ज्यादा ट्राई करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाए. अगर वो क्वेश्चन आप लोगों ने ज्यादा बनाए तो उसका उसका जो एनालिसिस रहेगा आपको आता है एक्सेल में करना वगैरह. अगर नहीं आता तो मैं सिखा दूंगी आप लोगों को. ठीक है, तो एक्सेल में कैसे एनालिसिस करते हैं, आपको पाई चार्ट बनाना है, बार डायग्राम. आई थिंक मनोज इवन यू मस्ट बी नोइंग कि कैसे करते हैं करके. यस, पाई चार्ट Yes, बनाना, ma'am. बार ग्राफ Yes, ma'am. वगैरह है ना डेटा के बेस के ऊपर. तो एक बार हम लोग एक ऐसे लेक्चर हाँ मैम. रखेंगे जहाँ पे एक लेक्चर हाँ. रखेंगे, तेरे तेरे तरफ से जाने देगा, तुझे उसका पूरा स्किल है, पूरा नॉलेज है ना, तो एक सैंपल करके रेडी रखना हम्म. कि ये क्वेश्चन है रे, ये मुझे हम्म. गूगल फॉर्म में से ऐसे ऐसे हम्म. क्वेश्चन उसके आंसर मिले, तो मैं उसको कैसे एनालाइज करूंगा. ओके, तो वो पूरा आप ओके लोग को मैम. बोलूं. हाँ. हाँ, वो जो चार्ट वगैरह रहेगा ना, पाई चार्ट वगैरह, लेकिन आपको बोलूं ये पेजेस हम्म. जो रहेगा ना चैप्टर नंबर 4 के, ये पूरा कलर प्रिंट आउट चाहिए. चैप्टर नंबर 4 का कलर प्रिंट आउट चाहिए. क्यों? बिकॉज हम लोग पूरा डायग्राम के फॉर्म में सब दिखाने वाले हैं. पाई चार्ट, बार डायग्राम, सब डायग्राम के फॉर्म में रहेगा, ऐसे टेबल्स के फॉर्म में रहेगा. तो वो इवेल्युएशन करने के लिए हम लोग को कलर तो दिखाना ही पड़ेगा वहां पे, इजंट इट? तो इसके लिए आप लोग ध्यान देना है कि चैप्टर नंबर 4 शुड बी ऑफ कलर प्रिंट आउट, जहाँ पे पूरा टेबल दिखेगा, और आपको एक टेबल थोड़े बड़े बड़े साइज में रखने हैं, सो दैट आपका पेजेस वहां पे कवर अप होता है. आपको समझ में आ रहा है स्ट्रेटेजी स्टूडेंट? यस. यस मैम. यस मैम. हाँ. यस हाँ, मैम. और हाँ, और है ना वो जैसे वो टेबल बनेगा ना स्टूडेंट, तो उसके नीचे एक्सप्लेनेशन देने का कि ये दिस द अबाउट टेबल व्हाट डज इट इंडिकेट, कि कौन कौन सी यहाँ पे कितना परसेंटेज है, कितने लोगों ने ये कहा है करके वैसा. लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ना, आप पेजेस का अगर टेंशन ले रहे हो ना, तो आप इतना ध्यान में रखो कि जो क्वेश्चनर आप बनाओगे ना लोगों को क्वेश्चन करने के लिए, वो ज्यादा क्वेश्चन डालोगे, तभी आप लोगों का इतना ज्यादा पेजेस कवर होगा. अगर आप लोग 10 या 20 क्वेश्चन डालोगे तो फिर नहीं, फिर आप लोग ज्यादा पेजेस नहीं कवर कर पाओगे. और जितना ज्यादा आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा उतना ज्यादा आपके प्रोजेक्ट को वैल्यू रहेगा, और जितना उतना ही ज्यादा मार्क्स मिलेगा आपको. अगर आपका चैप्टर नंबर 4 एकदम परफेक्ट हुआ ना, तो आपको मतलब सबसे बड़ा तो ये रहता है कि यू शुड नॉट गेट टेंशन कि मुझे एक्सटर्नल वाला क्या पूछने वाला है. बिकॉज वो जो भी पूछेगा वो आपको प्रोजेक्ट में लिखा हुआ ही पूछने वाला है, और अगर ये स्टडी आपने किया हुआ है तो फिर वहां पर डरने की बात ही नहीं है. ओके, तो यस मैम. यस हाँ, मैम. अभी देखो चैप्टर नंबर 5 क्या है. इट इज अबाउट द कंक्लूजन एंड सजेशन. ये ज्यादा बड़ा नहीं होता है ये चैप्टर, मैं आपको बोलूँ हार्डली 2 या 3 पेजेस का ही होगा आपका. बिकॉज कंक्लूजन मतलब आपको जो जो समझ में आया आप वो कंक्लूजन लोगे कि आपके प्रोजेक्ट में आपको क्या क्या समझ में आता है, कि लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कर. सजेशन अपनी तरफ सजेशन करना चाहिए. आर यू गेटिंग मी? तो ये कुछ ज्यादा यस बड़ा मैम. नहीं रहेगा, हाँ थोड़ी इसमें भी इसका काम हो जाए. ठीक है,
नेक्स्ट है इफ रिक्वायर्ड मोर चैप्टर ऑफ डेटा एनालिसिस कैन बी एडेड। हाँ, उन्होंने कहा है कि अगर आपको लगता है कि मुझे और ज्यादा चैप्टर करने तो कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगी कि नहीं, कोई जरूरत नहीं, तुम लोग चैप्टर नंबर 5 ही चैप्टर बनाओ और ठीक से बनाओ, कोई ज्यादा बड़ा क्वांटिटी करके मत बैठो। ठीक है, अभी देखो लास्ट क्या है, बिब्लियोग्राफी करना है हम लोगों को और अपेंडिक्स डालना है। ठीक है, सो बिब्लियोग्राफी मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि जो जो आप लोगों ने ये रिसर्च करते वक्त, ये प्रोजेक्ट बनाते वक्त जो जो बुक्स यूज किए आप लोगों ने, तो वो सारे बुक्स का डिटेल उसके अंदर आएगा। उसका क्या स्टाइल रहेगा वो मैं आपको बताऊंगी, एपीए स्टाइल रहता है उसका, तो मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, अपेंडिक्स में क्या आएगा स्टूडेंट कि जो आप लोगों ने क्वेश्चनर बनाया ना, उसका भी प्रिंट यहाँ पे लगेगा अपेंडिक्स में। ओके, यस, Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ हाँ, और फिर ये अभी पूरे सारे आपके ये एक्नॉलेजमेंट क्या है, ये पूरा उसके अंदर है आई थिंक। बट मैं एक बात बोलूं, उन्होंने ये बहुत लेट दिया हुआ है, ये तो एक्चुअली अपने को प्रोजेक्ट के अंदर डालना चाहिए। सो जो अपना फर्स्ट चैप्टर रहेगा ना, इंडेक्स से पहले आप लोग सर्टिफिकेट एंड देन डिक्लेरेशन एंड देन एक्नॉलेजमेंट, ये आप लोग बना के डालो। कभी उन्होंने वो लास्ट पे दिया हुआ है ना, आप लोग लास्ट पे नहीं रखो। और देखो उन्होंने मार्क्स को भी इंडेक्स से पहले डिवाइड करना करके हो। बताया। अब वो आपको ओके ओके। और जो मेन पेज है ना, मतलब इंडेक्स रहेगा ना, इंडेक्स इंडेक्स के पहले वाले पेजेस पे वो रखो, मेन पेज के बाद वाले पेजेस पे वो स्टार्ट करो। ठीक है, ओके स्टूडेंट, ओके मैम। ओके यस मैम। ओके, चलो चलो एंड लेक्चर मेरा, अभी और दूसरी जगह पे भी लेक्चर है। मॅडम चलो चलो, हाँ बोलो मॅडम बेटा, बोलो बोलो। कॉलेजनी बोललेलं ना की आहे ना दिवाळीच्या नंतर चेक कलेक्ट करा. कसले वाले चेक? अरे हे हाँ ते वाले ना, तुम्ही लोकांनी अजून घेतलेच नाहीत का? नाही ते लोक बोलले दिवाळीच्या नंतर. मग ये ना, दिवाळी होऊन गेल्या, त्यांना सांग ना दिवाळी झाली आता द्या चेक म्हणून। मॅम तुम्ही बघा ना, नाहीतर आमचं 2-2 फेरी होईल. कॉलेज में आओ, दो दो फेरी वाले, कॉलेज में आने के लिए क्या प्रॉब्लम है तुम लोग? मॅम बघा ना, विचारा हाँ ना ठीक है, चल विचारते सरांना. विचार कशाला की विचारते आहे ना सगळं मुलांना हे होतं ना नंतर खाली उगाच. हाँ विचारते, रडू नको विचारते। नाही नाही रडत नाही. मला मासूमा हाँ बोलली बोल। विचार करू. तो मैं हेमंत से बात करती हूँ आज, ठीक है, ग्रुप में डालती हूँ ओके फिर। चलो बाय। बाय. बाय मैम। बाय।